नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 19 और 20 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। मतलब जितनी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत थी उतनी ही न्यूज़ हम लेकर आ चुके हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर या पिछले 2-1 दिन के अंदर जो भी चलन में थी, उनमें से आपके करंट अफेयर के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको आपके लिए निकाल कर उनका एनालिसिस कर कर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों फिर से वही पुरानी बात, आप जाकर पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ कहाँ से लेनी है आपको? पीडीएफ लेनी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। ये क्या है? आपका टेलीग्राम चैनल है। इस वाले टेलीग्राम चैनल से आपको क्या करना है, पीडीएफ ले लेनी है। पीडीएफ एकदम आपको हैंड रिटन मिलेगी, ब्रांड न्यू मिलेगी, बिना किसी फेर बदल के मिलेगी। तो दोस्तों आप सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी है वो बहुत कठिन है और बहुत लंबी है। तो आप कॉपियाँ भरते रहोगे तो दिक्कत होने वाली है। तो आप सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ के ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, दिमाग को भरने की कोशिश कीजिए, कॉपियों को नहीं। तो दोस्तों बिना इधर उधर की बातें किए, आपका समय बर्बाद किए बिना हम आते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, क्या है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर? तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका नाम ये है तो क्यों है। इसके नाम का जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो बीमारी क्या है, मतलब अंदर मटेरियल क्या है, वो खुद से खुद आधे से ज़्यादा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं राजस्थान। क्या देखते हैं? राजस्थान। तो मतलब राजस्थान के अंदर स्थापित है, राजस्थान के ही उपयोग का है, राजस्थान के अंदर ही इसकी क्रियान्वयन किया जाएगा। पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो राजस्थान का है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर मतलब इस तरह का सेंटर बनाया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब 4 कमरे बना के एक बड़ा हॉल बना के उसका नाम रख दिया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। उसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी। यदि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक कोई भी फर्म यदि उसका यूज लेना चाहेगी, कोई भी उसका प्रयोग करना चाहेगी तो आराम से कर पाएगी, उसके अंदर सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सेंटर स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है जयपुर के अंदर। मेरा मतलब ये क्या किया जा चुका है, यहाँ पर डॉक्टरों की एक मीटिंग भी आयोजित की जा चुकी है। ठीक है, राइट टू हेल्थ को लेकर जो नए नए डॉक्टर आए थे उन पर क्या शपथ भी दिलवाई गई है कि भैया हम आजीविका तो कमाएंगे ही। आजीविका तो भैया सबको कमानी ही पड़ेगी, बिना आजीविका के काम ही कैसे चलेगा। हम सारे काम जो करते हैं आजीविका के लिए तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजीविका हमारी कमाने के बाद हम अननेसेसरी प्रॉफिट की तरफ ध्यान ना देकर लोगों की भलाई और राजस्थान सरकार के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में अपनी मदद देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्थापना की गई है वो क्यों की गई है, क्या मतलब था इस चीज़ का? क्या इस शपथ को कहीं और नहीं दिलवा सकते थे? भाई दिलवा सकते थे, बिल्कुल दिलवा सकते थे, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वह देश विदेश के बड़े समारोह, मतलब जो भी देश विदेश के अंदर ऑफिशियल समारोह होता है। ऐसा नहीं है सर आपने समारोह की बोल दिया है तो कल कैटरीना कैफ दोबारा शादी करने पहुंच गई वहाँ के, अब हम शादी कहाँ से करेंगे? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से करेंगे। तो ऐसा नहीं है। कैसे? ऑफिशियल जो काम है, औपचारिक जो काम है, उस तरह के बड़े समारोह का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बैठकों सहित सांस्कृतिक, कला, अकेडमिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, किस किस का किया जाएगा? सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कलात्मक गतिविधियाँ और अकेडमिक गतिविधियाँ जो होंगी उनका आयोजन किया जाएगा, सेमिनार का किया जाएगा और समारोह का किया जाएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ का आयोजन इसके अंदर नहीं किया जाएगा। वैसे तो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत आती है। अब सेमिनार बोल दिया तो किसी भी टॉपिक पे हो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बनाया गया है, अब ऐसा तो है नहीं गहलोत जी बैठे थे खाना वाना खा रहे थे, बोला यहाँ खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा, या अपने बच्चे को समझा रहे थे, डांट रहे थे, बोला यहाँ नहीं डांटेंगे, यहाँ समझाने में मज़ा नहीं आ रहा, अब हम एक सेंटर खोलेंगे और वहाँ समझाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, ये दिल्ली में पहले से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर था। वो क्या था? बना हुआ था। यहाँ पर इंडिया या भारत सरकार जो है वो इस तरह का प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर था, इसका प्रशासनिक नियंत्रण था, वो किसके साथ में था? किसके हाथ में था? भारत सरकार के में। तो यहाँ को देखकर गहलोत जी के दिमाग में, या फिर कहें तो राजस्थान सरकार के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्या बनवाया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। किसकी तर्ज पर बनाया? ये दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
इसमें एक मुख्य सभागार है। इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है उसको आप देख लो एक बार। तो इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक मुख्य सभागार बनाया गया है, कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है, मल्टीपर्पज हॉल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक ही काम कर सकते हो, मल्टीपर्पज बहुत सारे कर सकते हो। यदि वहाँ पर थिएटर भी किया जाए, करने की ज़रूरत पड़ जाए तो प्ले और थिएटर भी किया जा सकता है वहाँ पर। इस तरह का हॉल बनाया जा रहा है। बोर्ड मीटिंग हॉल बनाया जा रहा है, गोल में इस टाइप की होगी चीज़ें, और वहाँ पर क्या होगा, इसका मीटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक एग्जीबिशन हॉल, मतलब जो सारी एग्जीबिशन होंगी, प्रदर्शनियां जो होती हैं वो लगाई जाएंगी। जब भी कोई यहाँ पर समारोह का आयोजन होगा तो उसके अंतर्गत जो भी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं वो कहाँ लगाई जाएंगी, एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है उसके अंदर बनाई जाएंगी। लेक्चर हॉल और लाइब्रेरी भी बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या बनाया गया, लेक्चर हॉल। भाई किसी का मन कर रहा है लेक्चर देने का तो वहाँ जाके दे दो, जिसका सुनने का मन कर रहा है वहाँ चले जाओ, आराम से सुन के आओ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो एक ई लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। लाइब्रेरी के साथ में क्या क्या बनाया जा रहा है, एक ई लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है दोस्तों। ई लाइब्रेरी का अर्थ है जो भी मतलब चीज़ें हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलेंगी। मतलब वहाँ पर लैपटॉप्स, टैबलेट्स, वो सारी चीज़ें रखी होंगी। वहाँ से आप सीधा जाके जो भी किताब आप सर्च करेंगे बुक निकल के आ जाएगी, आप उसको आराम से वहीं पर पढ़िए और अपने घर को जाइए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सीधा आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेंगी, जैसे इश्यू करवानी पड़ती थी पहले किताबें, इस तरह का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें 1 लाख से अधिक पुस्तकें जो देशी विदेशी की पाठकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। मतलब 1 लाख से अधिक पुस्तकों का फिलहाल संग्रह किया गया है, बाकी यह संग्रहण बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू एंड रिसर्च। कौन सा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च। ये है रेवेन्यू रिसर्च एवं एनालिसिस, ये पूरा नाम है इसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस। इसकी स्थापना कहाँ की गई, इसका जो भवन है उसका नवनिर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों, तो उसका भी जयपुर के अंदर किया गया है। आपके वनडे एग्जाम के अंदर, प्रीलिम किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का नवनिर्मित भवन कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है वो है दोस्तों मारवाड़ युवा महोत्सव के बारे में। अब इसके नाम का भी अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कौन सा है, मारवाड़। कौन सा है, मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ का मतलब क्या है, आपका जोधपुर पाली वाला रीजन पूरा जो आता है वो मारवाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ पर आपके राठौड़ राजवंश के राजाओं का शासन था वो मारवाड़ है पूरा। ओके, युवा मतलब युवाओं के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवा वो वाले युवा नहीं जो राहुल गांधी वाले युवा हैं। राहुल गांधी भी हालांकि युवा हैं और भी लोग काफ़ी सारे हैं वो भी युवा हैं, वो बात अलग है, 55-60 की उम्र हो गई। तो दोस्तों वो वाले युवा नहीं, इसमें जो रियल युवा हैं उनको ही शामिल किया जा रहा है। मतलब 15 से 29 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको ही शामिल किया जा रहा है, उनका ही ये महोत्सव है। ओके, आयोजन की यहाँ कहाँ किया जा रहा है, देखो मारवाड़ का है तो कहाँ किया जाएगा, हेड ऑफिस मारवाड़ का कहाँ रहता है, जोधपुर के अंदर। तो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इसका, जोधपुर के अंदर। आयोजक कौन है इसका, तो राजस्थान युवा बोर्ड। कौन है, राजस्थान युवा बोर्ड। ये आता है आपका युवा मामले एवं खेल विभाग के अंतर्गत। भाई युवाओं का काम चल रहा है तो युवा बोर्ड ही करेगा। भाई इसमें भी सारे सदस्य युवा होंगे ऐसा नहीं है, नाम ही नाम है बस युवा बोर्ड। भाइयों बुजुर्गों से भरा पड़ा है, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि कह कथनी और करनी में इतना अंतर है। जो हमारे लीडर स्कीम है उसी के चक्कर में तो आज हम इतना पीछे हैं। बस एक ही चीज़ में आ गए हैं, जनसंख्या को, उसको हम क्रॉस करके चाइना से आगे चले गए। दोस्तों आपको बधाई हो, लख लख बधाई है। अपने साथियों को, अपने से जो सीनियर्स हैं जिनकी शादी हो गई, सबको बधाइयाँ दो कि आपका जो प्रयास था वो सफल हुआ। आज हम दुनिया में नंबर 1 है आबादी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों संभाग स्तर के युवा कलाकार भाग लेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं युवा बनने के चक्कर में मैं पहुंच गया कि भाई मैं भी बोले क्या कलाकारी है तेरे में कि मैं बेवकूफ़ अच्छा बनाता हूँ। तो इस तरह की कला नहीं होनी चाहिए, कलाकारी होनी चाहिए जो आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में योगदान दे सकता हो, कोई गेम बहुत अच्छा खेल सकता हो, कोई ना कोई उसके अंदर कला होनी चाहिए। ठीक है, संभाग स्तर के सारे युवा कलाकार भाग लेंगे। आयु 15 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 15 मिनिमम और 29 मैक्सिमम। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अगर राहुल गांधी या जो भी, राहुल गांधी का मतलब मेरे से राहुल गांधी सिर्फ वही नहीं है, मेरा मतलब है ऐसे कुछ लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, उम्र हो गई 55 की और बोल रहे हैं अभी हम युवा हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो आपके युवा फायरब्रांड नेता योगी जी हों, जो भी हों,
कम से कम युवा तो नहीं कहना चाहिए इन लोगों को अपने आप को। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले आने वाली न्यूज़ पे। आने वाला न्यूज़ आर्टिकल क्या है अपना, तो वो है बाल विवाह रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष। क्या? बाल विवाह के रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष। तो दोस्तों इस कक्ष की जो स्थापना की गई है वो की गई है बारां के अंदर। कौन से जिले में? बारां जिले के अंदर की गई है बाल विवाह को रोकने के लिए। दोस्तों बाल विवाह जो है वो कहीं ना कहीं गरीबी से उपजता है। जहाँ गरीबी होती है वहाँ माँ बाप समझते हैं, सोचते हैं कि इन चीज़ों को यहाँ से जो बेटियाँ होती हैं वो उनको भार लगने लगती हैं, बोझ लगने लगती हैं। संपन्नता में अक्सर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, या तो आदिवासियों में देखने को मिलती हैं या फिर वंचित और पिछड़े वर्ग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए तबाह चल रहे हैं बेचारे, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ साथ जागरूकता और रोजगार भी लोगों को प्रदान करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाल विवाहों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करना। संवेदनशीलता का अर्थ ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आप कानून में इतने लिप्त हो गए कि आप लोगों की ना तो बात सुन रहे कि भाई बाल विवाह किया है तो इतने का जुर्माना और इतने साल की कैद है। अभी वो कोई इतना गरीब आदमी है कि उस पर जुर्माना तो छोड़िए, रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है, आपने बिना संवेदनशीलता से उसने क्या कर दिया, एक जुर्माना ठोक दिया, तो वो तो बेचारा मर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। तो कैसा होना है सर? ऐसा होना है संवेदनशीलता के साथ काम करना है, उनको समझा बुझाकर उस तरह की चीज़ें करनी है और कानूनी कार्यवाही तब करनी है जब कोई मामला ज़्यादा ही टेढ़ा हो। ठीक है, यह नियंत्रण कक्ष जो है 24 घंटे संचालित रहेगा। ऐसा नहीं है दिन दिन भर खोल के बैठे, जब शादियाँ होनी है लगा के ताला और दारू पीने पहुँच गए, ऐसा नहीं रहेगा। 24/7 रहेगा संचालित। सारे जो लोग हैं वहाँ पर अपॉइंट शिफ्ट बाई शिफ्ट उनका काम वहाँ पर ड्यूटी लगती रहेगी और ड्यूटी से जाते रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है राज्य हेल्थ पोर्टल। राज्य का मतलब है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान हेल्थ पोर्टल। तो राजस्थान आजकल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, पार्टियों से ऊपर उठ के। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनडाउट पिछले 2 सालों में बहुत बेहतरीन काम। अगर इस तरह से काम लगातार होता रहे तो राजस्थान सच में 2030 तक देश का पहला राज्य बन सकता है, पहले नंबर का राज्य बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य हेल्थ जो पोर्टल है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में कार्य करेगा। अब ई ऑफिस से क्या मतलब है अपन उसको देख लेंगे। अब आप बोलोगे सर ई ऑफिस का मतलब सीधा साधा है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस से वही फिर क्या मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स ने जो इलाज दिया है वो, और उसके अलावा यदि कोई शिकायत है और शिकायत निवारण तंत्र है वो, आपके सुझाव है, उस तरह की चीज़, तो जो काम ऑफिशियली एक ऑफिस के अंदर होते हैं वो सारे के सारे काम इस पोर्टल पर हो पाएंगे। इसीलिए ये क्या है, एक ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। ये कैसे? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के रूप में कार्य करेगा। एक ऑफिस जो फिजिकली सारा काम करती है वो यहाँ पर किस तरह से काम किया जा सकता है, वो किया जा सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। और क्या हुआ, ये आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करने के दिशा में कार्य करेगा। वो मैंने आपको वही अभी के अभी बताया है कि ये क्या करेगा, एक ऑफिस की तरह कार्य करेगा। जिस तरह से एक फिजिकली ऑफिस कार्य करता है, सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन फिजिकली ऑफिस में क्या होता है, वहाँ पर पारदर्शिता उतनी सारी नहीं होती। एक तो पारदर्शिता नहीं होती, और क्या नहीं होता, पारदर्शिता के साथ साथ वहाँ पर त्वरित कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि टाइम लग जाता है और फिजिकली काम करने में। और यहाँ पर क्या है, आपने क्लिक किया, बटन दबाया और काम हाजिर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है कृषक उपहार योजना। कौन सा है? कृषक उपहार योजना। तो दोस्तों जो कृषक उपहार योजना है वो है, देखो पहले इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर से वही क्रियाविधि जो रहती है। दोस्तों आप एग्जाम देने जब भी जाओ ऐसा होगा ही होगा, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, 99-98% बच्चों के साथ ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आप बहुत सारा पढ़ने के बावजूद भी 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी समझ से थोड़े से परे होंगे। तो उनके आप नाम पे जाकर थोड़ा सा रिसर्च करना, नाम पर थोड़ा सा फोकस करना, तो कहीं ना कहीं आपको सुराग लग जाएगा कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है।
आपको पता लग जाएगा गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो कृषक उपहार योजना के बारे में अपन एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले नाम का मतलब कृषक, किसानों के लिए उपहार, उपहार का मतलब ऐसा होता है प्राइज, एक तरह से अच्छा काम करने पर उनको इनाम, या फिर ठीक है क्या दिया जा रहा है उनको, इनाम। वैसे इनाम उपहार नहीं होता, लेकिन फिर भी इसी तरह का काम किया जा रहा है। उनको क्या दिया जा रहा है, उनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है कि वाह भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने गवर्नमेंट की नीतियों में लागू करने में प्रभावी योगदान दिया है, आपको चयनित किया जाता है उसके लिए और आपको गिफ्ट दी जाती है। दोस्तों आप बोलोगे सर राजस्थान के अंदर इतने सारे किसान हैं, किस किस को चयनित करते फिरोगे, कैसे कैसे चयनित किया जाएगा। तो दोस्तों एक लॉटरी सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम, मतलब उपहार दिए जाएंगे भैया, लेकिन जिसकी किस्मत में होगा उसको ये उपहार मिल जाएगा। तो जो भी सुयोग्य लोग होंगे, जो भी योग्य लोग होंगे, जिन्होंने राजस्थान सरकार को लगता होगा कि भाई हाँ इन लोगों ने क्या किया है कि जो पॉलिसीज हैं, जो आमजन के कल्याण की योजनाएं हैं, उनमें अपना अच्छा खासा योगदान दिया है, तो उनको क्या किया जाएगा, एक पोर्टल पर रख दिया जाएगा या फिर एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाएगा। वहाँ से क्या है, एक ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाएगा, इनका चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया था आपका 1 जनवरी 2022 को, मतलब थोड़ी सी पुरानी योजना है आपकी, अभी लेटेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रट लेना। मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के नाम पर आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक और वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाता, नहीं घुसाता। कई लोग क्या करते हैं कि कृषक योजना के नाम पर अभी क्या करेंगे, सारा कृषक का कहाँ से हुआ था कहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप सीधा जो लेटेस्ट आपके दिमाग जो वहाँ पर न्यूज़ के अंदर चल रहा है उसको उतना ही उठाइए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक एग्ज़ाम देने जाओगे तब तक करंट अफेयर के ही आपके इतने बड़े बही खाते लिखे जाने वाले हैं कि आप उनका रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए चीज़ों को कोशिश करो प्रिसाइज करने की। जब आप स्टैटिक पढ़ो तो उसको वहीं ख़त्म करो, जब आप करंट पढ़ो तो उसको वहीं ख़त्म करो, ठीक है। अब चलते हैं अपन देखने किस विभाग के अंतर्गत इसका क्या किया जा रहा है, इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो विभाग का नाम है कृषि विपणन विभाग। भाई कृषकों से संबंधित है। तो अब दोस्तों इसके उद्देश्य क्या है, इस योजना के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसके उद्देश्य है, इसके माध्यम से किसानों को 10,000 रुपये से ज़्यादा, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से ज़्यादा फसल की बिक्री करने पर उपहार दिए जाएंगे, जो कूपन के माध्यम से प्राप्त होंगे। अब आप बोलोगे सर हर एक किसान 10,000 से ज़्यादा फसल को क्या कर देगा, बिक्री कर ही देता है। तो दोस्तों ये वाली जो बिक्री है वो की जाएगी राज्य के द्वारा संचालित मंडियों के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कहीं भी बेच रहे हो उसको इसके अंदर नहीं शामिल किया जाएगा। तो किस चीज़ को शामिल किया जाएगा सर, इसके अंदर शामिल किया जाएगा जो लोग राजस्थान सरकार ने जहाँ पर किया है कि भाई ये जगह है, यहाँ पर किया जाएगा, आपकी फसल का खरीद बिक्री की जाएगी, जो राजस्थान सरकार के जो निगाहों के नीचे है, वही जो क्रय विक्रय है उसके लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। किसके, जो कूपन के माध्यम से प्राप्त होंगे। इसके किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। क्या किया जाएगा, इससे किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। भाई किसानों के लिए और जवानों के लिए प्रोत्साहन के नाम पर सिर्फ मौत होती है और कुछ नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है किसानों का और जवानों का, सबसे मुश्किल काम। सबसे ज़्यादा परेशानी भुगतने वाले लोग हैं किसान और जवान, और इन लोगों के लिए प्रोत्साहन के नाम पे क्या है, लास्ट में मृत्यु। एक कर्ज से दब के मर जाता है, एक देश का कर्ज उतारते उतारते मर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों को, हर एक सरकार को, मैं तो कह रहा हूँ अलग से किसान और जवानों के लिए अलग से बजट आना चाहिए। किसानों के लिए, जवानों के लिए, रेलवे को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब उसी बजट में, आम बजट में शामिल कर दिया है। लेकिन किसान और जवानों का सबसे ज़्यादा होना चाहिए भाई। एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसान और जवान से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ने। किसान और जवान आपको वो माहौल देते हैं, वो जगह देते हैं, वो स्थान देते हैं जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। अगर बॉर्डर पर किसान जवान नहीं हो तो आप एक पल सांस नहीं ले सकते, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे 10 दिन से ज़्यादा। कोई दूसरा पाकिस्तान, चाइना वाइना, कोई ना कोई घुस आएगा, आपको लुढ़का देगा। यही हालत है किसानों की। जब तक किसान हैं तब तक ही हम आराम से खा रहे हैं, चाहे हम किसी भी शहर में रह रहे हो। किसान अगर नहीं है तो 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों
जिससे क्या होगा, प्रोत्साहित होंगे तो वो अपने दिलचस्प से, अपने उमंग के साथ में क्या कर पाएंगे, अपना काम करेंगे, और अपना काम जब दिलचस्पी के साथ करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उनकी संपन्नता में वृद्धि होगी, हमारी महंगाई में कमी होगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इस योजना के तहत क्या किया है, ई नाम के माध्यम से, ई नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके माध्यम से क्या होगा, अपनी उपजों को बेचने वाले किसानों को 2.5 लाख रुपए तक का उपहार दिया जाएगा। कितना उपहार दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए तक का उपहार दिया जाएगा। जुकाम ना तो खा ले। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए क्या वैल्यू है, लेकिन एक किसान के लिए बहुत वैल्यू है दोस्तों 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, उनको गिफ्ट दिया जाएगा ऐसे कि ले भाई। ठीक है, तो दोस्तों कृषि, इससे क्या होगा, कृषि जो है विपणन विभाग है, उपड़न लिख दिया है मैंने, विपणन विभाग जो है, विपणन विभाग जो है कृषि का, कृषि विपणन विभाग जो है, उससे क्या है, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए गए। किसने प्रदान किया? कृषि विपणन विभाग ने। ठीक है, किसको, किसके, कैसे प्रदान किया? ये लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए गए। तो दोस्तों प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? श्री प्रदीप को। किसको मिला? श्री प्रदीप को। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोटा के रहने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए का इनाम मिला है इनको। कितने का मिला है? 2.5 लाख रुपए का इनाम मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला है श्री जसवंत को। श्री जसवंत कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के। ये 1.5 लाख रुपए का इनाम इनको प्रदान किया गया है। तीसरा पुरस्कार जो है मोहनलाल को दिया गया है। मोहनलाल कहाँ के? हनुमानगढ़ के। 1 लाख का इनाम इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख का इनाम दिया गया है। इससे ही क्या होगा, ये ड्रीम 11 की तरह, ये ड्रीम 11 पर सबको 2 करोड़ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी सब 2 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। आगे हमारा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ग्लास प्लांट। ग्लास का मतलब दोस्तों, गिलास ये नहीं होता दारू वाला कि अब इसके अंदर गिलास है। गिलास का मतलब होता है ऐसा शीशा, ऐसा कांच। कांच और गिलास में अंतर है दोस्तों। कांच क्या होता है? कांच की बोतलें भी होती हैं, कांच की गोलियां भी होती हैं, कांच के दूसरे सामान भी होते हैं, कांच के बर्तन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन गिलास वही होता है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आता है। गिलास का मतलब होता है एक सपाट कांच का टुकड़ा, उसका मतलब होता है गिलास। ठीक है, तो दोस्तों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में इस गिलास प्लांट को क्या किया गया, लगाया गया है। कौन से स्थान पर? सोनियाना में। कौन सी जगह पर? सोनियाना में। ये कौन से नंबर का है? ये प्रदेश में दूसरा गिलास प्लांट बनेगा। तो दोस्तों फिर पहला कहाँ है? पहला भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो कौन सा है? ये दूसरे नंबर का गिलास प्लांट है। इसके लिए बजट या निवेश कितना रहेगा? इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए की लागत में क्या होगा, इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ट्रेन, हवाई जहाज सहित संपूर्ण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए गिलास बनाए जाएंगे। गिलास का मतलब वही कांच, शीशे, शीशे बनाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ प्रतिदिन लगभग 800 टन गिलास का उत्पादन होगा। वजन कितना होगा? 800 टन। ओके, रीको के सोनियाना इंडस्ट्री एरिया में सरकार ने पहले क्या किया था, टेक्सटाइल उद्योग लगाया था यहाँ पर और स्टोन इंडस्ट्री लगाई थी, लेकिन वो फेल हो गई, नहीं चल पाई। अब उसके स्थान पर क्या किया गवर्नमेंट ने? सिरेमिक एंड ग्लास इंडस्ट्री जोन को मंजूरी दे दी है। क्या दे दिया है? सिरेमिक एंड ग्लास इंडस्ट्री जोन को मंजूरी। और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, वहाँ पर जो सोनियाना नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो सोनियाना रीको एरिया है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, दूसरी ग्लास प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर इतनी देर से सुन रहे हैं, दूसरा दूसरा, पहला क्या है? तो पहला दोस्तों है भिवानी अलवर के अंदर गिलास उद्योग। गिलास उद्योग और कांच उद्योग में अंतर है। राजस्थान के अंदर पहला कांच उद्योग था धौलपुर के अंदर, लेकिन गिलास उद्योग कहाँ है? भिवानी अलवर के अंदर। ओके, अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने उद्योग लगा दिया, लेकिन इसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? बिना कच्चे माल के कैसे लगेगा? तो हम बताते हैं। पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन से कच्चे माल की ज़रूरत होती है। एक, कांच बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उस कांच से ही आपका गिलास बन जाता है। तो कांच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों गिलास के निर्माण में? तो वो होती है सिलिका सैंड की, जो SiO2 होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, चमकती है ना वो। हाँ, डोलोमाइट की और लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन और चूना पत्थर, फेल्सपार। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें से अधिकांश चीज़ तो कहाँ मिल जाएंगी? भीलवाड़ा में मिल जाएंगी। बाकी जो बचेंगी वो कहाँ से? बूंदी से, राजसमंद से और सिरोही से मंगाई जाएंगी और इस प्लांट का संचालन किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, गवर्नमेंट की या किसी भी कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर हो, उसकी हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम खर्चा होना चाहिए। तो जहाँ से खनिजों के आगमन की सुविधा अच्छी होती है और आराम से प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, वहीं से क्या किया जाता है, इनका आयात किया जाता है या इनकी आपूर्ति की जाती है, मंगाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे।
तो दोस्तों हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है राजस्थान का पहला सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। कौन सा? सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों सतत। क्या मतलब होता है? सतत। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसा ऑफिसर जो सतत रूप से चलता रहेगा? नहीं दोस्तों, ये सतत रूप से चलेगा नहीं, ये सतत रूप से क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, सतत रूप से काम। तो आप बोलोगे अब सतत रूप से काम का कभी रिटायरमेंट नहीं होगा? नहीं भैया, रिटायरमेंट इसका होगा। सतत रूप से काम का मतलब ये है कि जो भी काम किया जाएगा कॉरपोरेट के द्वारा, उसमें ये चीज़ का ध्यान रखेगा कि इस काम को कॉरपोरेट को करने से पर्यावरण को या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, यदि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती तो दूसरी क्या नीति हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है जिससे इस तरह से काम किया जाए कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी हो, भविष्य की पीढ़ियों को कोई समस्या खड़ी यहाँ पर ना हो। तो दोस्तों पहले अफसर बनाई गई हैं हमारी भाव्यता सोनी जी को। किसको बनाया गया है? भाव्यता सोनी जी को। ये पूर्व में क्या थी? JCTSL जो एक कंपनी है हमारी, उसकी क्या थी? सेक्रेटरी थी, सचिव थी, मुख्य सचिव थी इसकी। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया गया है? इनको स्टेबिलिटी ऑफिसर के रूप में कमान दे दी गई है कि आपका काम करने का तरीका बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप जाइए और अपनी काबिलियत का जलवा वहाँ पर बिखेरिए। ठीक है, कार्य क्या किया जाएगा इनके द्वारा कि निगम की ओर से पर्यावरण की स्थिरता। भाई पर्यावरण स्थिर होना चाहिए। आप देख रहे हो कि आग बरस रही है आसमान से, वो बात अलग है, पानी भी बरस रहा है, भगवान इतना दयालु है कि साथ में दे रहा है, वो हमारी बात अलग है कि हम हर रोज़ शिकायत करते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं देता। तो दोस्तों जिस दिन ऑक्सीजन नहीं देगा ना प्रकृति, जिस दिन ऑक्सीजन नहीं देगी ना भगवान, उस दिन प्लांट से आप खरीद के ऑक्सीजन नहीं ले सकते हो। और तो चीज़ ही क्या बताऊँगा, ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल रही हैं, इसीलिए हमें इनका कोई ज्ञान नहीं है। और यकीन मानिए, जब अगर एयर प्योरीफायर जो नाम का बिजनेस है यदि वो ग्रो कर गया तो कभी भी हवा प्योर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर प्योरीफायर बेचने वाले लोग कभी भी हवा को प्योर नहीं होने देंगे। यदि आपको प्राकृतिक जल जो आपके हैं संसाधन है, प्राकृतिक जल के जो स्रोत है, यदि उनको क्लीन करना है, क्लीन एंड क्लियर करना है, तो मैं बता रहा हूँ आप वाटर प्योरीफायर कंपनियों के ऊपर बैन लगा दो। बैन लगते ही 2-3 साल तो प्रॉब्लम आने वाली है, जनता बीमार होगी, बहुत समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन लिख के ले लीजिए मेरे से, सारे की सारी वाटर बॉडीज को जनता खुद से क्लीन कर देगी। अब तो मिल रहा है ना साफ पानी पीने को, तो क्यों किया जाए क्लीन? ठीक है, तो दोस्तों वैसे वो जो मैं बता रहा हूँ वो भावनात्मक रूप से सही चीज़ है, लेकिन क्रियात्मक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को योगदान देना चाहिए। प्रकृति हम सब की है, सरकार की नहीं है केवल। ठीक है, और क्या करेगा ये? रणनीति बनाएगा, अन्य प्रकार की सतत नीतियां बनाकर लागू करेगा, जिससे कि जो विकास है वो आज भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उतनी चीज़ें छोड़ें जिससे उनकी जीवन यापन हो सके। ठीक है, तो भारत के अंदर दोस्तों टाटा और आईसीटी जैसे कॉरपोरेट जो वर्ल्ड हैं, उन्होंने क्या किया है? एक ONGC है हमारी PSU, एक IOC है, इन्होंने क्या किया है? पहले से ही सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति कर रखी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ग्रुप, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है? पहले से ही सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर की नियुक्ति कर रखी है। तो हमारे राजस्थान सरकार ने भी सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर की नियुक्ति करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया, भविष्य के लिए कदम उठाया। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ में, नए दिन में, नए लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।